विपक्षी गठबंधन में एक बार फिर रार। पंजाब में कांग्रेस नेता खेरा की गिरफ्तारी पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में तकरार। कई राज्यों में चुनाव से पहले ही विपक्षी गठबंधन में उभरी दरार। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पर भाजपा का तीखा हमला। कहा, सबसे कम समय में लूट और भ्रष्टाचार का बनाया रिकॉर्ड। केजरीवाल के आवास मरम्मत मामले की सीबीआई जांच का किया स्वागत। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार पर घिरी राजस्थान सरकार। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने साधा निशाना। कहा, राजस्थान में अपराधियों को मिल रही है शरण। दुनिया की रेटिंग एजेंसियों ने भारत की अर्थव्यवस्था की तेज गति से बढ़ने की जताई उम्मीद। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का 40वां स्थान बरकरार। मोबाइल फोन निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि। देश में हरित क्रांति के जनक और महान कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन का निधन। चेन्नई में ली अंतिम सांस। 98वें वर्ष की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा। उन्नीसवें एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। निशानेबाजी में 10 मीटर एयर पिस्टल टीम इवेंट में मिला स्वर्ण। वुशु में रोशिबिना नाओरेम को रजत। घुड़सवारी में अनुष ने दिलाया पहला व्यक्तिगत पदक। और अनंत चतुर्दशी के मौके पर देश भर में धूमधाम से दी जा रही है गणपति बप्पा को भावभीनी विदाई। मुंबई में पुलिस और प्रशासन की ओर से किए गए हैं पुख्ता इंतजाम। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आलीशान बंगला उनके गले की फांस बनता जा रहा है। इसके निर्माण और सजावट में अनियमितता की जांच सीबीआई को सौंपी गई है, जिसने प्रारंभिक जांच शुरू भी कर दी है। विपक्षी भाजपा और कांग्रेस ने आप पार्टी के दोहरे चरित्र और भ्रष्टाचार के लिए उस पर तीखा हमला बोला है। अपने आधिकारिक आवास की शानदार सजावट में अनियमितता से जुड़े मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बुरी तरह घिर गए हैं। मामले की प्रारंभिक सीबीआई जांच की प्रक्रिया शुरू होने के बाद आम आदमी पार्टी सवालों के घेरे में है। भाजपा ने जांच का स्वागत करते हुए आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। अरविंद केजरीवाल जी ईमानदारी का सर्टिफिकेट सत्येंद्र जैन जी को बांटते थे, वो आज जेल में कितने महीने हो गए। इनके उप मुख्यमंत्री जिन्होंने शराब घोटाले में कुछ नहीं छोड़ा, उनको सर्टिफिकेट देते थे ईमानदारी का, कितने महीनों से जेल में है। लेकिन किंग पिन अभी बाहर है। चाहे शराब घोटाले का हो या शीश महल का हो, ये का शोर बहुत आएगा। श से शराब हो या शीश महल हो, इसका शोर और गूंज भी होगी और इसके पीछे भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी होगी। भाजपा ने कहा है कि भारतीय राजनीति के इतिहास में अस्तित्व में आने के बाद अगर किसी पार्टी ने सबसे कम समय में लूट और भ्रष्टाचार का कीर्तिमान स्थापित किया है तो वो है अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी। जब सीबीआई जांच करेगी तभी उन सारी चीजों का पता चलेगा कि रात में क्यों किसी अधिकारी के कमरे को खोल करके वहां से फाइल चुराने की कोशिश हुई, साक्ष्य को नष्ट करने के प्रयास हुए। ऐसी स्थिति में हम उम्मीद करते हैं कि इस जांच से जनता के सामने राजमहल की सच्चाई आएगी। भाजपा ने आरोप लगाया कि सुल्तान केजरीवाल आज भ्रष्टाचार का महल बना रहे हैं। भाजपा ने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार का ये बड़ा महल बनाने के लिए वियतनाम से करोड़ों रुपए का मार्बल मंगाया गया। भाजपा ने इसे सीधा सीधा भ्रष्टाचार का मामला बताया। ये दिल्ली की जनता की जीत है, क्योंकि दिल्ली की जनता लगातार दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मांग कर रही थी कि किस प्रकार से इस पूरे मामले में सीबीआई की जांच हो। पहले सीएजी की भी जांच हुई, तब भी इन्होंने विक्टिमहुड कार्ड निकाला। आज विक्टिमहुड कार्ड का नहीं, आज समय है रिपोर्ट कार्ड देने का। अरविंद केजरीवाल जी, रिपोर्ट कार्ड दीजिए अपने भ्रष्टाचार का। आम आदमी पार्टी भाजपा के इन आरोपों को खारिज कर रही है।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कहा कि इस जांच में कुछ भी नहीं मिलेगा। गौरतलब है कि सीबीआई ने सिविल लाइंस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नए आवास की साज सज्जा में कथित अनियमितताओं की प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। सीबीआई के अधिकारियों के अनुसार जांच दिल्ली सरकार के कर्मचारियों और निजी क्षेत्र के कुछ लोगों के विरुद्ध की जा रही है। सीबीआई ने कई उप शाखाओं में लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी द्वारा ठेकेदारों को किए गए भुगतान को लेकर विस्तृत जानकारी देने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ताज़ा मामला सीकर का है, जहां एक नाबालिग लड़की का अपहरण करके उसका बलात्कार और हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद गहलोत सरकार के खिलाफ आक्रोश देखा जा रहा है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक दुष्कर्म के मामले में राजस्थान देश भर में पहले नंबर पर है। महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने में नाकाम रहने के आरोपों से घिरी राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार एक और गंभीर घटना के बाद भाजपा के निशाने पर है। ताजा घटना सीकर जिले की है, जहां एक नाबालिग लड़की का अपहरण करके उसका बलात्कार और हत्या कर दी गई। रामगढ़ शेखावटी पुलिस थाना के अंतर्गत 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली ये लड़की शनिवार रात्रि को घर से लापता हो गई थी। रविवार दोपहर 12 बजे गांव के ही एक कुएं से उसका शव बरामद हुआ। परिजनों ने गांव के ही कुछ लोगों पर अपहरण, बलात्कार और हत्या का आरोप लगाया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने घटना की निंदा की और गांधी परिवार की चुप्पी पर सवाल उठाए। सीकर के रामगढ़ में 15 वर्ष की बच्ची के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या करके कुएं में फेंक दिया जाता है। ना प्रियंका गांधी जी, ना राहुल गांधी जी, ना सोनिया गांधी जी, कोई वहां नहीं पहुंचते। पिछली बार भी राहुल गांधी जी बांसवाड़ा गए तो साथ लगते ही भीलवाड़ा में उस समय भी एक दलित युवती के साथ बलात्कार और उसकी हत्या की गई थी, तब भी वो देखने नहीं गए। किसी अन्य राज्य में किसी महिला के साथ आपराधिक मामला दर्ज किया जाए, कोई दुर्घटना घटे, दुष्कर्म हो, तो सबसे पहले ये ट्वीट करते हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के दौरान अपराधियों को शरण मिल रही है। राजस्थान में एक के बाद दूसरी बेटी के साथ बलात्कार करके उनकी हत्या कर दी जा रही है, और ये सीकर की घटना से पहले ऐसी सैकड़ों घटनाएं हैं जहां पर एक तरह से कभी अनुसूचित जाति की, कभी अनुसूचित जनजाति की, तो कभी किसी बच्चे के सामने उसकी मां के साथ बलात्कार किया जाता है और उनको मरने पर मजबूर कर देते हैं, कहीं पर हत्या कर दी जाती है। कांग्रेस की सरकार में अपराधियों को शरण मिल रही है, महिलाएं असुरक्षित है और राजस्थान में रेप की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। सीकर की घटना के बाद गहलोत सरकार के खिलाफ आक्रोश देखा जा रहा है। मृतक किशोरी के परिवार को न्याय दिलाने की मांग को लेकर भाजपा नेता और परिजन अस्पताल में धरने पर बैठ गए। वहीं राजस्थान पुलिस का कहना है कि मामले की छानबीन की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। विपक्षी इंडी गठबंधन यूं तो दावा एकता का कर रहा है, लेकिन गठबंधन के घटक दलों के बीच जारी घमासान एकता पर कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। आम आदमी पार्टी, सपा, तृणमूल कांग्रेस, लेफ्ट पार्टियां, आरजेडी और जेडीयू सब अपने अपने सियासी एजेंडे पर चलते हुए दिख रहे हैं। नतीजा आपसी वाकयुद्ध और तू मैं के तौर पर सामने देखा जा सकता है। बड़े जोर शोर से एक मंच पर जुटा 28 दलों वाला विपक्षी इंडी गठबंधन इन दिनों आपसी कलह से हलकान होता दिख रहा है। भाजपा को हराने के लिए मिलकर चुनाव लड़ने की बात करने वाले दल अब राज्यों के आगामी चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोंक रहे हैं। वहीं पंजाब से लेकर बिहार तक एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ और सियासी नफा लेने की ललक ने इंडी गठबंधन के दलों के बीच आपसी रार को और तेज किया है। बिहार में आरजेडी सांसद मनोज झा के संसद में भाषण ने सियासी घमासान मचा दिया है। इस पर गठबंधन का हिस्सा जेडीयू और खुद आरजेडी नेताओं ने मनोज झा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने संसद के विशेष सत्र के दौरान एक कविता ठाकुर का कुआं पढ़ी थी, जो सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल है, और इसके चलते बिहार में उनके दल के सहयोगी और विपक्षी गठबंधन का हिस्सा बने जेडीयू के नेता गुस्से से उबल रहे हैं। जिस तरह उन्होंने ठाकुरों के खिलाफ बयान दिया है, निश्चित तौर पर निंदा का बात है।
माननीय हमको लगता है कि माननीय मनोज झा जी दिल्ली यूनिवर्सिटी में घिस तीर के पास होकर प्रोफेसर बने। ठाकुरों को गाली मत दो मनोज झा जी, मैं चेतावनी देता हूँ। ठाकुर वो आग है, अगर आग लगेगा तो कोई दमकल भी बुझाने वाला पानी नहीं मिलेगा। उधर पंजाब में कांग्रेस विधायक सुखपाल खैरा की गिरफ्तारी से राज्य की सियासत गर्मा गई है। पंजाब पुलिस का दावा है कि खैरा पर ड्रग्स तस्करी का एक मामला लंबित है और इसीलिए उनकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन कांग्रेस ने खैरा की गिरफ्तारी को राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से की गई कार्रवाई करार दिया है। यहां यह जोड़ देना जरूरी है कि खैरा ने आप सांसद राघव चड्ढा और अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा की खर्चीली शादी पर सवाल उठाए थे। मैं इसकी निंदा करता हूं जिस प्रकार का ये पंजाब पुलिस ने ये कदम उठाया है, सरासर जंगल राज है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है, इसमें कोई तथ्य ही नहीं है। इस गिरफ्तारी से पहले ही काफी दिनों से आप और कांग्रेस में वाक युद्ध जारी है। पंजाब में कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने दावा किया कि आपके 32 विधायक उनके संपर्क में हैं, तो सीएम भगवंत मान ने कांग्रेस को चुनौती दी कि वे उनकी सरकार को गिरा कर दिखाएं। लेकिन दिलचस्प यह है कि इंडी गठबंधन की आपसी सिरफुटौल सिर्फ 2-4 दलों तक ही सीमित नहीं है। सपा और आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के आगामी चुनावों में कांग्रेस के खिलाफ ताल ठोंक रहे हैं। वहीं सीपीआई ने राहुल गांधी की वायनाड सीट पर अपनी दावेदारी ठोंक दी है। इंडी गठबंधन इन दोनों नेतृत्व और सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा में व्यस्त है, लेकिन घटक दलों ने अपने अपने मंसूबे से एकता की दरारें और चौड़ी कर दी हैं। इनको अच्छी तरह मालूम है, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो या और जगहों पे भी कांग्रेस का डिब्बा गोल होने वाला है। अब डिब्बा गोल होने से पहले जो है वो हार की हताशा का तमाशा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, भूमिका बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है विपक्ष गठबंधन बनाकर एकता का दावा तो कर रहा है, लेकिन इस एकीकरण में कई बाधाएं दिख रही हैं। सबकी अपनी अपनी शर्तें, अपने अपने वोट बैंक और सियासी एजेंडे हैं। फिलहाल तो यह देखना दिलचस्प होगा कि विपक्षी गठबंधन में शामिल पार्टियों और नेताओं में से कौन किस पर कितना भारी पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उज्जैन में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आरोपी को कठोर दंड दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस तरह के अपराधी समाज में रहने के लायक नहीं हैं। अपराधी ने मध्य प्रदेश की आत्मा को घायल किया है, वो मध्य प्रदेश की बेटी है। उन्होंने कहा कि वो लगातार स्थिति की जानकारी ले रहे हैं। उसको कठोरतम दंड दिया जाएगा। हम कसर नहीं छोड़ेंगे अपराधी को कड़ी सजा दिलाने में। मैं लगातार हर घंटे स्थिति पता कर रहा था। इस तरह के अपराधी समाज में रहने के लायक नहीं है, काबिल नहीं है। उसने मध्य प्रदेश की आत्मा को घायल किया। बेटी मध्य प्रदेश की बेटी है, उसकी हर तरह से हम चिंता करेंगे, लेकिन ऐसे अपराधी को कठोरतम दंड मिले, इसमें कोई कसर नहीं रहेगी। वो मेरी बेटी है, मध्य प्रदेश की बेटी है, मैं चिंता करूंगा। जिस रफ्तार के साथ भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, उसके बाद दुनिया में मौजूद तमाम देशों की सोच में भारत को लेकर काफ़ी बदलाव आया है। ज़्यादातर रेटिंग एजेंसियों और आर्थिक मामलों के जानकारों ने आगे आने वाले वक्त में भारत की अर्थव्यवस्था के और तेज़ गति से बढ़ने की उम्मीद जताई है। आइए देखते हैं इस पर एक खास रिपोर्ट। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर वैश्विक संस्थाओं के साथ ही दुनिया के तमाम देशों का भरोसा बढ़ रहा है। यही वजह है कि अब दुनिया के तमाम अर्थशास्त्री और आर्थिक मामलों के जानकारों ने उम्मीद जताई है कि भारत दुनिया की सबसे तेज रफ्तार वाला अर्थव्यवस्था बना रहेगा। रॉयटर्स पोल में भारत के विकास के अनुमान को बढ़ाया गया है। रॉयटर्स पोल के अनुसार मार्च 2024 में समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में भारत की जीडीपी 6.2% रहने की उम्मीद है। रॉयटर्स पोल के विकास पूर्वानुमान में कहा गया है कि भारत अब भी विश्व अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। वहीं नोमुरा ग्रुप ने भारत के आर्थिक बुनियादी सिद्धांतों के कारण भारत की रेटिंग को
ओवरवेट में अपग्रेड कर दिया है। ये मॉर्गन स्टेनली और गोल्डमैन सैक्स द्वारा किए गए अनुमान के आधार पर तय किया गया है। जहां एक और विश्व में समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं, वहीं भारत में अर्थव्यवस्था बड़ी तेजी से बढ़ रही है। इस सप्ताह की शुरुआत में S&P ने भारत की आर्थिक वृद्धि के अपने पूर्वानुमान को वित्त वर्ष 2024 के लिए 6% और उसके बाद के 2 वर्षों के लिए 6.9% पर बरकरार रखा है। वहीं भारत डेटा केंद्रों में विदेशी निवेश के लिए अग्रणी हॉटस्पॉट बनकर उभरा है। इसके बाद जर्मनी और दक्षिण अफ्रीका देश आते हैं। इसके साथ ही भारत में मोबाइल फोन निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार और उद्योग के आंकड़ों से पता चलता है कि चालू वित्तीय वर्ष में अप्रैल-अगस्त की अवधि में भारत ने $5.5 बिलियन का मोबाइल फोन निर्यात किया है। भारत की जीडीपी में देश की एमएसएमई सेक्टर का भी बड़ा योगदान रहा है। कोविड महामारी के दौरान आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता से भी दुनिया के कई देश प्रभावित हैं। जब भारत ने अपने देश में ही निर्मित कोविड वैक्सीन से न सिर्फ भारत बल्कि कई अन्य देशों में भी लाखों लोगों की जान बचाई। 132 अर्थव्यवस्थाओं के लिए जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 40वें पायदान पर बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। भारत के महान कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन का गुरुवार को निधन हो गया। स्वामीनाथन आज भले ही हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके महान योगदान को युगों युगों तक याद रखा जाएगा, क्योंकि एक दौर था जब भारत को अनाज के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन आज अगर भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर है, तो इसके पीछे MS स्वामीनाथन के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। दास्ता की बेड़ियों से जब देश आजाद हुआ, तब आज जैसे हालात नहीं थे। अंग्रेज देश को खोखला छोड़ गए थे। न खाने को अन्न था, न पीने को ठीक से पानी। सिंचाई के लिए व्यवस्था दाल में नमक बराबर थी। देश में चारों तरफ खाद्यान्न संकट बढ़ता जा रहा था। उस समय डॉक्टर MS स्वामीनाथन देश के लिए मसीहा बनकर आए और ऐतिहासिक हरित क्रांति के द्वारा देश के सामने बड़े खाद्यान्न संकट को दूर कर कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। इसके बाद देश के किसानों ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तमिलनाडु के उस वैज्ञानिक को आज पूरा देश भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा है। हरित क्रांति के जनक और महान कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन का गुरुवार सुबह 11:15 पर निधन हो गया। 98 वर्ष की आयु में वह दुनिया को अलविदा कह गए। चेन्नई स्थित अपने आवास में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनका कुछ वक्त से उम्र संबंधी बीमारियों के चलते इलाज चल रहा था। MS स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। स्वामीनाथन ने देश को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनकी पुत्री सौम्या स्वामीनाथन ने अपने पिता के योगदान को याद किया। उन्होंने बताया कि MS स्वामीनाथन किसानों के कल्याण और देश को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर हमेशा प्रयास करते रहे। हमेशा वो फार्मर्स के बारे में, किसानों के बारे में सोचते थे और ज़्यादातर महिला किसानों के बारे में उनके लिए बहुत एक स्पेशल प्यार था, क्योंकि वो जानते थे कि महिला किसान कितना काम करते हैं। MS स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के तंजावुर जिले में हुआ था। स्वामीनाथन 1947 में दिल्ली आए और IARI में प्लांट ब्रीडिंग पर शोध शुरू किया। 1949 में उन्होंने साइटोजेनेटिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। स्वामीनाथन को 84 बार डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया, जिनमें से 24 डिग्रियां अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा दी गई हैं। उनका लक्ष्य सतत कृषि के माध्यम से खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना था। स्वामीनाथन ने 1950 और 1960 के दशक में हेक्साप्लाइटेड गेहूं के साइटोजेनिक पर अध्ययन किया। कृषि में स्वामीनाथन के प्रयासों से धान, गेहूं, चना सहित कई खाद्य पदार्थों की उत्पादकता में वृद्धि हुई। हरित क्रांति के दौरान स्वामीनाथन ने खेती के लिए उन्नत कृषि उपकरणों पर ध्यान केंद्रित किया। 1967 में MS स्वामीनाथन को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 1972 में पद्म भूषण और 1989 में पद्म विभूषण से नवाजा गया। कृषि नीतियों के मोर्चे पर उल्लेखनीय कार्य करने वाले स्वामीनाथन को कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया।
स्वामीनाथन को 1971 में सामुदायिक नेतृत्व के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1986 में उन्हें अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार मिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन के निधन पर दुख व्यक्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, विश्व प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन के निधन से गहरा दुख हुआ। एक दूरदर्शी व्यक्ति जिन्होंने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास किए। उन्हें सही मायने में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। उन्होंने कृषि विज्ञान में महत्वपूर्ण रूप से योगदान दिया, जिसके लिए उन्हें पद्म विभूषण से लेकर कई प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कारों तक कई पुरस्कार मिले। वो अपने पीछे भारतीय कृषि विज्ञान की एक समृद्ध विरासत छोड़ गए हैं। उपराष्ट्रपति ने दुख व्यक्त करते हुए कहा, हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन जी के निधन से गहरा दुख हुआ। कृषि में उनके अभूतपूर्व योगदान ने लाखों किसानों की समृद्धि के साथ साथ देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इस कठिन समय में उनके परिवार, दोस्तों और शुभचिंतकों के प्रति संवेदनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन जी के निधन से गहरा दुख हुआ। हमारे देश के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय में कृषि में उनके अभूतपूर्व काम ने लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया और हमारे देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। कृषि में उनके क्रांतिकारी योगदान के अलावा डॉक्टर स्वामीनाथन नव प्रवर्तन के पावर हाउस और कई लोगों के लिए एक प्रेरक गुरु थे। अनुसंधान और परामर्श के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने अनगिनत वैज्ञानिकों और नव प्रवर्तकों पर एक अमिट छाप छोड़ी है। उनका जीवन और कार्य आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने चेन्नई स्थित उनके आवास पर श्रद्धांजलि दी। Great son of this great country. I am an admirer of Swaminathan ji. Like me, millions of the people across the country, because he is really responsible for bringing many changes in the government policies. डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को अपनी खोज के लिए भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जाना जाता है। जिंदगी के अंतिम पड़ाव तक वे किसानों के कल्याण और गरीब लोगों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध थे। देश हमेशा कृषि में उनके योगदान के लिए डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को याद करता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मुंबई में सबसे ज्यादा गणेश विसर्जन की धूम देखने को मिल रही है। कैसी है तैयारी, आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। विघ्न विनाशक, गणनायक, पार्वती सुत, शिवनंदन गणपति बप्पा 10 दिनों तक इहलोक के अतिथि बनने के बाद अपने गणधाम पधार गए। देश के तमाम हिस्सों में बप्पा का विसर्जन धूमधाम से हो रहा है। महाराष्ट्र के साथ ही देश के तमाम हिस्सों में भक्त गणपति विसर्जन कर रहे हैं। बात मुंबई की करें तो लाल बाग के राजा जब अपने रथ पर सवार होकर निकले तो भक्तों ने आस्था का समंदर बहा दिया। हजारों की तादाद में लोगों ने गणपति बप्पा को विदाई दी। शहर में विभिन्न स्थानों पर पंडालों से निकल लंबोदर की सवारी शान और शौकत के साथ निकली। इसके अलावा भी तमाम गणेश मंडलों ने विसर्जन की शोभा यात्रा निकाली। आज हम गणपति विसर्जन करने आए थे। सफल पूर्वक अच्छा बप्पा का विसर्जन हो गया है। जय गणपति। पूजा की, प्रसाद चढ़ाया, सब भक्त लोग उनका आशीर्वाद लेने आए। हम चाहते हैं हर साल ऐसा आए, हर एक के घर में खुशियाँ लाए, विघ्न हरता है, दुख हरता है। मुंबई के विभिन्न इलाकों में गणपति विसर्जन समारोह के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पूरे शहर में हजारों पुलिसकर्मी तैनात किए गए। गणपति विसर्जन को देखते हुए मुंबई में विशेष व्यवस्था की गई। स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने सुचारू विसर्जन जुलूस के लिए विस्तृत व्यवस्था की। इस साल मुंबई में विसर्जन के लिए 191 कृत्रिम तालाब बनाए गए हैं। कुछ स्थानों पर गणेश मूर्ति संग्रह केंद्र और मोबाइल विसर्जन स्थल भी स्थापित किए गए हैं। पूरी मुंबई में लाखों गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। ये बाप्पा राजा है, गिरगांव का बहुत प्रतिष्ठित है और
हा रस्ता कोणाचा? बाप्पा राजाचा. बहुत अच्छे से कर रहे हैं, आप देख सकते हो कैसे कर रहे हैं. मुंबई के अलावा महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में भी गणपति विसर्जन का त्योहार पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। ढोल नगाड़ों, गाजो बाजों और शंख ध्वनि के साथ बप्पा को संगीत में विदाई दी गई। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ की धूम से महाराष्ट्र का हर शहर, गांव और मोहल्ला गूंज उठा। मुंबई में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आवास पर आज उन बच्चों ने उनसे मुलाकात की जो इरशालवाड़ी भूस्खलन में अनाथ हो गए हैं। इन बच्चों ने गणेश उत्सव के अवसर पर आरती भी की। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उनके परिवार ने मुंबई में अपने आवास पर भगवान गणेश की मूर्ति का विसर्जन किया। फिल्म अभिनेता जैकी श्रॉफ भी फडणवीस के आवास पर पहुंचे और पूजा अर्चना की। गणपति बप्पा मोरया। और दूसरा ये कि सीखने लायक है, उनको जब देखते हैं तो उनकी आंखें देखें, उनके सूंड को देखें, उनके कान को देखें, उनके पेट को देखें, सर को देखें, तो वो सारी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। सुनने का ताकत होना चाहिए, बोलना कम चाहिए, सूंड लगा देना चाहिए, फोकस करना चाहिए ज़िंदगी पर, हजम करने का पावर होना चाहिए, विजडम होना चाहिए। बप्पा की विदाई की ये बेला भक्तों के लिए बड़ी मुश्किल घड़ी होती है। पूरे धूमधाम से विसर्जन तो करते हैं, लेकिन मन में यही भाव होता है कि बप्पा अगले बरस तू जल्दी आना। मुंबई से शिशिर शेलार और योगेश शीतल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एशियाई खेलों में पदक जीतकर लौटे खिलाड़ियों का आज अभिनंदन किया। खेल मंत्री ने 30 खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इनमें राइफल शूटिंग, रोइंग के खिलाड़ी और महिला क्रिकेट टीम शामिल रही। गुरुवार को देश के लिए गर्व का क्षण रहा जब दिल्ली में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एशियाई खेलों के नायकों को सम्मानित किया। राष्ट्रीय राजधानी में एक भव्य कार्यक्रम में राइफल शूटिंग, रोइंग और महिला क्रिकेट टीमों के 30 एथलीट्स को सम्मानित किया गया। रोइंग और शूटिंग का कंटिंजेंट भी सबसे बड़ा है, सबसे ज़्यादा खिलाड़ी भी हमारे इस बार इन 2 इवेंट्स के लिए गए हैं। और मुझे खुशी इस बात की, जहां एक बार सूखा पड़ा था पिछली बार टोक्यो ओलंपिक्स में, इस बार शूटिंग में सुधार हुआ, कुछ अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। और ये हमारे भविष्य के लिए जो ओलंपिक्स हम 2024 में पेरिस में खेलने जाएंगे, उसके लिए भी सबका मनोबल और बढ़ता है इससे। गौरतलब है कि हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में महिला क्रिकेट टीम ने एशियाई खेलों में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक हासिल किया, जिससे पूरे देश में गर्व का माहौल है। इसके साथ ही भारत ने रोइंग में 2 रजत और 3 कांस्य पदक के साथ कुल 5 पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है। निशानेबाजी में भारत की राइफल, शॉटगन और पिस्टल टीमों ने कई पदक जीते हैं। We are so happy and so thankful that today we are here and winning the first gold medal was something which was a dream. And thank you so much for all your support and all the media and everyone back home who were praying and supporting that it was a first time we were participating and looking for to win the gold. And thank you so much for inviting us here. And definitely after getting the prize money, all the sports person we all are feeling really good. I had received a lot of support from National Rifle Association, SAI and TOPS, and they had given us all the great accommodation which were all needed for our great success in shooting in Asian Games. And all this was possible because of the support. And for this I'm really grateful, and I hope with this support we can even achieve much more. केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एथलीट्स को उनके अनुशासन में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए सरकार की अटूट प्रतिबद्धता का आश्वासन दिया। खेल मंत्री ने कहा कि सरकार हर स्तर पर खिलाड़ियों के खेल को बेहतर करने के लिए मदद कर रही है। मुझे लगता है जो एक प्रयास प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, जिसमें बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग, सारा खर्च भारत सरकार देश विदेश का वहन करती है और एलीट एथलीट को 6 लाख रुपया जेब खर्च अलग से देती है। डेवलपमेंट एथलीट का भी बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग भारत सरकार वहन करती है और 3 लाख रुपए जेब खर्च देती है। खेलो इंडिया एथलीट जो है एक्रेडिटेड अकेडमीज में, उनके लिए भी
5 लाख रुपया उनकी ट्रेनिंग बोर्डिंग लॉजिंग पर और 1,20,000 रुपये उनको अलग से जेब खर्च देती है। ऐसे 3,000 खिलाड़ी खेलो इंडिया एथलीट्स एक्रेडिटेड एकेडमीज में ट्रेनिंग कर रहे हैं। एशियाई खेलों में इन एथलीट्स ने न केवल अपनी अलग पहचान बनाई है बल्कि पूरे देश को प्रेरित भी किया है। सुधीर यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार। दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी, खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर। खबर हटकर सोमवार से शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज पर। यूट्यूब देख रहे हैं, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। कोई फैक्ट चेक करना चाहता है कि सवाल है। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा उसकी आवाज हम बने। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार बार बार। मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए विपक्षी गठबंधन में एक बार फिर रार। पंजाब में कांग्रेस नेता खेरा की गिरफ्तारी पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में तकरार। कई राज्यों में चुनाव से पहले ही विपक्षी गठबंधन में उभरी दरार। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पर भाजपा का तीखा हमला। कहा, सबसे कम समय में लूट और भ्रष्टाचार का बनाया रिकॉर्ड। केजरीवाल के आवास मरम्मत मामले की सीबीआई जांच का किया स्वागत। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार पर घिरी राजस्थान सरकार। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने साधा निशाना। कहा, राजस्थान में अपराधियों को मिल रही है शरण। दुनिया की रेटिंग एजेंसियों ने भारत की अर्थव्यवस्था की तेज गति से बढ़ने की जताई उम्मीद। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का 40वां स्थान बरकरार। मोबाइल फोन निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि। देश में हरित क्रांति के जनक और महान कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन का निधन। चेन्नई में ली अंतिम सांस। 98वें वर्ष की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा। उन्नीसवें एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। निशानेबाजी में 10 मीटर एयर पिस्टल टीम इवेंट में मिला स्वर्ण। वुशु में रोशिबिना नाओरेम को रजत। घुड़सवारी में अनुष ने दिलाया पहला व्यक्तिगत पदक। और अनंत चतुर्दशी के मौके पर देश भर में धूमधाम से दी जा रही है गणपति बप्पा को भावभीनी विदाई। मुंबई में पुलिस और प्रशासन की ओर से किए गए हैं पुख्ता इंतजाम। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आलीशान बंगला उनके गले की फांस बनता जा रहा है। इसके निर्माण और सजावट में अनियमितता की जांच सीबीआई को सौंपी गई है, जिसने प्रारंभिक जांच शुरू भी कर दी है। विपक्षी भाजपा और कांग्रेस ने आप पार्टी के दोहरे चरित्र और भ्रष्टाचार के लिए उस पर तीखा हमला बोला है।
अपने आधिकारिक आवास की शानदार सजावट में अनियमितता से जुड़े मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बुरी तरह घिर गए हैं। मामले की प्रारंभिक सीबीआई जांच की प्रक्रिया शुरू होने के बाद आम आदमी पार्टी सवालों के घेरे में है। भाजपा ने जांच का स्वागत करते हुए आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। अरविंद केजरीवाल जी ईमानदारी का सर्टिफिकेट सत्येंद्र जैन जी को बांटते थे, वो आज जेल में कितने महीने हो गए। इनके उप मुख्यमंत्री जिन्होंने शराब घोटाले में कुछ नहीं छोड़ा, उनको सर्टिफिकेट देते थे ईमानदारी का, कितने महीनों से जेल में है। लेकिन किंग पिन अभी बाहर है। चाहे शराब घोटाले का हो या शीश महल का हो, ये का शोर बहुत आएगा। श से शराब हो या शीश महल हो, इसका शोर और गूंज भी होगी और इसके पीछे भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी होगी। भाजपा ने कहा है कि भारतीय राजनीति के इतिहास में अस्तित्व में आने के बाद अगर किसी पार्टी ने सबसे कम समय में लूट और भ्रष्टाचार का कीर्तिमान स्थापित किया है तो वो है अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी। जब सीबीआई जांच करेगी तभी उन सारी चीजों का पता चलेगा कि रात में क्यों किसी अधिकारी के कमरे को खोल करके वहां से फाइल चुराने की कोशिश हुई, साक्ष्य को नष्ट करने के प्रयास हुए। ऐसी स्थिति में हम उम्मीद करते हैं कि इस जांच से जनता के सामने राजमहल की सच्चाई आएगी। भाजपा ने आरोप लगाया कि सुल्तान केजरीवाल आज भ्रष्टाचार का महल बना रहे हैं। भाजपा ने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार का ये बड़ा महल बनाने के लिए वियतनाम से करोड़ों रुपए का मार्बल मंगाया गया। भाजपा ने इसे सीधा सीधा भ्रष्टाचार का मामला बताया। ये दिल्ली की जनता की जीत है, क्योंकि दिल्ली की जनता लगातार दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मांग कर रही थी कि किस प्रकार से इस पूरे मामले में सीबीआई की जांच हो। पहले सीएजी की भी जांच हुई, तब भी इन्होंने विक्टिमहुड कार्ड निकाला। आज विक्टिमहुड कार्ड का नहीं, आज समय है रिपोर्ट कार्ड देने का। अरविंद केजरीवाल जी, रिपोर्ट कार्ड दीजिए अपने भ्रष्टाचार का। आम आदमी पार्टी भाजपा के इन आरोपों को खारिज कर रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कहा कि इस जांच में कुछ भी नहीं मिलेगा। गौरतलब है कि सीबीआई ने सिविल लाइंस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नए आवास की साज सज्जा में कथित अनियमितताओं की प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। सीबीआई के अधिकारियों के अनुसार जांच दिल्ली सरकार के कर्मचारियों और निजी क्षेत्र के कुछ लोगों के विरुद्ध की जा रही है। सीबीआई ने कई उप शाखाओं में लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी द्वारा ठेकेदारों को किए गए भुगतान को लेकर विस्तृत जानकारी देने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ताज़ा मामला सीकर का है, जहां एक नाबालिग लड़की का अपहरण करके उसका बलात्कार और हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद गहलोत सरकार के खिलाफ आक्रोश देखा जा रहा है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक दुष्कर्म के मामले में राजस्थान देश भर में पहले नंबर पर है। महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने में नाकाम रहने के आरोपों से घिरी राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार एक और गंभीर घटना के बाद भाजपा के निशाने पर है। ताजा घटना सीकर जिले की है, जहां एक नाबालिग लड़की का अपहरण करके उसका बलात्कार और हत्या कर दी गई। रामगढ़ शेखावटी पुलिस थाना के अंतर्गत 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली ये लड़की शनिवार रात्रि को घर से लापता हो गई थी। रविवार दोपहर 12 बजे गांव के ही एक कुएं से उसका शव बरामद हुआ। परिजनों ने गांव के ही कुछ लोगों पर अपहरण, बलात्कार और हत्या का आरोप लगाया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने घटना की निंदा की और गांधी परिवार की चुप्पी पर सवाल उठाए। सीकर के रामगढ़ में 15 वर्ष की बच्ची के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या करके कुएं में फेंक दिया जाता है। ना प्रियंका गांधी जी, ना राहुल गांधी जी, ना सोनिया गांधी जी, कोई वहां नहीं पहुंचते। पिछली बार भी राहुल गांधी जी बांसवाड़ा गए तो साथ लगते ही भीलवाड़ा में उस समय भी एक दलित युवती के साथ बलात्कार और उसकी हत्या की गई थी, तब भी वो देखने नहीं गए। किसी अन्य राज्य में किसी महिला के साथ आपराधिक मामला दर्ज किया जाए, कोई दुर्घटना घटे, दुष्कर्म हो, तो सबसे पहले ये ट्वीट करते हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के दौरान अपराधियों को शरण मिल रही है। राजस्थान में एक के बाद दूसरी बेटी के साथ बलात्कार करके उनकी हत्या कर दी जा रही है और ये सीकर की घटना से पहले ऐसी सैकड़ों घटनाएं हैं
जहां पर एक तरह से कभी अनुसूचित जाति की, कभी अनुसूचित जनजाति की, तो कभी किसी बच्चे के सामने उसकी मां के साथ बलात्कार किया जाता है और उनको मरने पर मजबूर कर देते हैं, कहीं पर हत्या कर दी जाती है। कांग्रेस की सरकार में अपराधियों को शरण मिल रही है, महिलाएं असुरक्षित है और राजस्थान में रेप की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। सीकर की घटना के बाद गहलोत सरकार के खिलाफ आक्रोश देखा जा रहा है। मृतक किशोरी के परिवार को न्याय दिलाने की मांग को लेकर भाजपा नेता और परिजन अस्पताल में धरने पर बैठ गए। वहीं राजस्थान पुलिस का कहना है कि मामले की छानबीन की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। विपक्षी इंडी गठबंधन यूं तो दावा एकता का कर रहा है, लेकिन गठबंधन के घटक दलों के बीच जारी घमासान एकता पर कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। आम आदमी पार्टी, सपा, तृणमूल कांग्रेस, लेफ्ट पार्टियां, आरजेडी और जेडीयू सब अपने अपने सियासी एजेंडे पर चलते हुए दिख रहे हैं। नतीजा आपसी वाकयुद्ध और तू मैं के तौर पर सामने देखा जा सकता है। बड़े जोर शोर से एक मंच पर जुटा 28 दलों वाला विपक्षी इंडी गठबंधन इन दिनों आपसी कलह से हलकान होता दिख रहा है। भाजपा को हराने के लिए मिलकर चुनाव लड़ने की बात करने वाले दल अब राज्यों के आगामी चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोंक रहे हैं। वहीं पंजाब से लेकर बिहार तक एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ और सियासी नफा लेने की ललक ने इंडी गठबंधन के दलों के बीच आपसी रार को और तेज किया है। बिहार में आरजेडी सांसद मनोज झा के संसद में भाषण ने सियासी घमासान मचा दिया है। इस पर गठबंधन का हिस्सा जेडीयू और खुद आरजेडी नेताओं ने मनोज झा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने संसद के विशेष सत्र के दौरान एक कविता ठाकुर का कुआं पढ़ी थी, जो सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल है, और इसके चलते बिहार में उनके दल के सहयोगी और विपक्षी गठबंधन का हिस्सा बने जेडीयू के नेता गुस्से से उबल रहे हैं। जिस तरह उन्होंने ठाकुरों के खिलाफ बयान दिया है, निश्चित तौर पर निंदा का बात है। माननीय, हमको लगता है कि माननीय मनोज झा जी दिल्ली यूनिवर्सिटी में घिस तीर के पास होकर प्रोफेसर बने। ठाकुरों को गाली मत दो मनोज झा जी, मैं चेतावनी देता हूँ। ठाकुर वो आग है, अगर आग लगेगा तो कोई दमकल भी बुझाने वाला पानी नहीं मिलेगा। उधर पंजाब में कांग्रेस विधायक सुखपाल खैरा की गिरफ्तारी से राज्य की सियासत गर्मा गई है। पंजाब पुलिस का दावा है कि खैरा पर ड्रग्स तस्करी का एक मामला लंबित है और इसीलिए उनकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन कांग्रेस ने खैरा की गिरफ्तारी को राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से की गई कार्रवाई करार दिया है। यहां यह जोड़ देना जरूरी है कि खैरा ने आप सांसद राघव चड्ढा और अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा की खर्चीली शादी पर सवाल उठाए थे। मैं इसकी निंदा करता हूं जिस प्रकार का ये पंजाब पुलिस ने ये कदम उठाया है, सरासर जंगल राज है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है, इसमें कोई तथ्य ही नहीं है। इस गिरफ्तारी से पहले ही काफी दिनों से आप और कांग्रेस में वाक युद्ध जारी है। पंजाब में कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने दावा किया कि आपके 32 विधायक उनके संपर्क में हैं, तो सीएम भगवंत मान ने कांग्रेस को चुनौती दी कि वे उनकी सरकार को गिरा कर दिखाएं। लेकिन दिलचस्प यह है कि इंडी गठबंधन की आपसी सिरफुटौल सिर्फ 2-4 दलों तक ही सीमित नहीं है। सपा और आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के आगामी चुनावों में कांग्रेस के खिलाफ ताल ठोंक रहे हैं। वहीं सीपीआई ने राहुल गांधी की वायनाड सीट पर अपनी दावेदारी ठोंक दी है। इंडी गठबंधन इन दोनों नेतृत्व और सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा में व्यस्त है, लेकिन घटक दलों ने अपने अपने मंसूबे से एकता की दरारें और चौड़ी कर दी हैं। इनको अच्छी तरह मालूम है, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो या और जगहों पे भी कांग्रेस का डिब्बा गोल होने वाला है। अब डिब्बा गोल होने से पहले जो है वो हार की हताशा का तमाशा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, भूमिका बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है विपक्ष गठबंधन बनाकर एकता का दावा तो कर रहा है, लेकिन इस एकीकरण में कई बाधाएं दिख रही हैं। सबकी अपनी अपनी शर्तें, अपने अपने वोट बैंक और सियासी एजेंडे हैं। फिलहाल तो ये देखना दिलचस्प होगा कि विपक्षी गठबंधन में शामिल पार्टियों और नेताओं में से कौन किस पर कितना भारी पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उज्जैन में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आरोपी को कठोर दंड दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इस तरह के अपराधी समाज में रहने के लायक नहीं हैं। अपराधी ने मध्य प्रदेश की आत्मा को घायल किया है। वो मध्य प्रदेश की बेटी है। उन्होंने कहा कि वो लगातार स्थिति की जानकारी ले रहे हैं। उसको कठोरतम दंड दिया जाएगा। हम कसर नहीं छोड़ेंगे अपराधी को कड़ी सजा दिलाने में। मैं लगातार हर घंटे स्थिति पता कर रहा था। इस तरह के अपराधी समाज में रहने के लायक नहीं है, काबिल नहीं है। उसने मध्य प्रदेश की आत्मा को घायल किया। बेटी मध्य प्रदेश की बेटी है। उसकी हर तरह से हम चिंता करेंगे, लेकिन ऐसे अपराधी को कठोरतम दंड मिले, इसमें कोई कसर नहीं रहेगी। वो मेरी बेटी है, मध्य प्रदेश की बेटी है, मैं चिंता करूंगा। जिस रफ्तार के साथ भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, उसके बाद दुनिया में मौजूद तमाम देशों की सोच में भारत को लेकर काफ़ी बदलाव आया है। ज़्यादातर रेटिंग एजेंसियों और आर्थिक मामलों के जानकारों ने आगे आने वाले वक्त में भारत की अर्थव्यवस्था के और तेज़ गति से बढ़ने की उम्मीद जताई है। आइए देखते हैं इस पर एक खास रिपोर्ट। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर वैश्विक संस्थाओं के साथ ही दुनिया के तमाम देशों का भरोसा बढ़ रहा है। यही वजह है कि अब दुनिया के तमाम अर्थशास्त्री और आर्थिक मामलों के जानकारों ने उम्मीद जताई है कि भारत दुनिया की सबसे तेज रफ्तार वाला अर्थव्यवस्था बना रहेगा। रॉयटर्स पोल में भारत के विकास के अनुमान को बढ़ाया गया है। रॉयटर्स पोल के अनुसार मार्च 2024 में समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में भारत की जीडीपी 6.2% रहने की उम्मीद है। रॉयटर्स पोल के विकास पूर्वानुमान में कहा गया है कि भारत अब भी विश्व अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। वहीं नोमुरा ग्रुप ने भारत के आर्थिक बुनियादी सिद्धांतों के कारण भारत की रेटिंग को ओवरवेट में अपग्रेड कर दिया है। ये मॉर्गन स्टैनली और गोल्डमैन सैक्स द्वारा किए गए अनुमान के आधार पर तय किया गया है। जहां एक और विश्व में समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं, वहीं भारत में अर्थव्यवस्था बड़ी तेजी से बढ़ रही है। इस सप्ताह की शुरुआत में S&P ने भारत की आर्थिक वृद्धि के अपने पूर्वानुमान को वित्त वर्ष 2024 के लिए 6% और उसके बाद के 2 वर्षों के लिए 6.9% पर बरकरार रखा है। वहीं भारत डेटा केंद्रों में विदेशी निवेश के लिए अग्रणी हॉटस्पॉट बनकर उभरा है। इसके बाद जर्मनी और दक्षिण अफ्रीका देश आते हैं। इसके साथ ही भारत में मोबाइल फोन निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार और उद्योग के आंकड़ों से पता चलता है कि चालू वित्तीय वर्ष में अप्रैल-अगस्त की अवधि में भारत ने $5.5 बिलियन का मोबाइल फोन निर्यात किया है। भारत की जीडीपी में देश की एमएसएमई सेक्टर का भी बड़ा योगदान रहा है। कोविड महामारी के दौरान आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता से भी दुनिया के कई देश प्रभावित हैं। जब भारत ने अपने देश में ही निर्मित कोविड वैक्सीन से न सिर्फ भारत बल्कि कई अन्य देशों में भी लाखों लोगों की जान बचाई। 132 अर्थव्यवस्थाओं के लिए जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 40वें पायदान पर बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। भारत के महान कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन का गुरुवार को निधन हो गया। स्वामीनाथन आज भले ही हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके महान योगदान को युगों युगों तक याद रखा जाएगा, क्योंकि एक दौर था जब भारत को अनाज के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन आज अगर भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर है, तो इसके पीछे MS स्वामीनाथन के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। दास्ता की बेड़ियों से जब देश आजाद हुआ, तब आज जैसे हालात नहीं थे। अंग्रेज देश को खोखला छोड़ गए थे। न खाने को अन्न था, न पीने को ठीक से पानी। सिंचाई के लिए व्यवस्था दाल में नमक बराबर थी। देश में चारों तरफ खाद्यान्न संकट बढ़ता जा रहा था। उस समय डॉक्टर MS स्वामीनाथन देश के लिए मसीहा बनकर आए और ऐतिहासिक हरित क्रांति के द्वारा देश के सामने बड़े खाद्यान्न संकट को दूर कर कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। इसके बाद देश के किसानों ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तमिलनाडु के उस वैज्ञानिक को आज पूरा देश भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा है।
हरित क्रांति के जनक और महान कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन का गुरुवार सुबह 11:15 पर निधन हो गया। 98 वर्ष की आयु में वो दुनिया को अलविदा कह गए। चेन्नई स्थित अपने आवास में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनका कुछ वक्त से उम्र संबंधी बीमारियों के चलते इलाज चल रहा था। MS स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। स्वामीनाथन ने देश को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनकी पुत्री सौम्या स्वामीनाथन ने अपने पिता के योगदान को याद किया। उन्होंने बताया कि MS स्वामीनाथन किसानों के कल्याण और देश को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर हमेशा प्रयास करते रहे। हमेशा वो फार्मर्स के बारे में, किसानों के बारे में सोचते थे और ज़्यादातर महिला किसानों के बारे में उनके लिए बहुत एक स्पेशल प्यार था, क्योंकि वो जानते थे कि महिला किसान कितना काम करते हैं। MS स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के तंजावुर जिले में हुआ था। स्वामीनाथन 1947 में दिल्ली आए और IARI में प्लांट ब्रीडिंग पर शोध शुरू किया। 1949 में उन्होंने साइटोजेनेटिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। स्वामीनाथन को 84 बार डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया, जिनमें से 24 डिग्रियां अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा दी गई हैं। उनका लक्ष्य सतत कृषि के माध्यम से खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना था। स्वामीनाथन ने 1950 और 1960 के दशक में हेक्साप्लाइटेड गेहूं के साइटोजेनिक पर अध्ययन किया। कृषि में स्वामीनाथन के प्रयासों से धान, गेहूं, चना सहित कई खाद्य पदार्थों की उत्पादकता में वृद्धि हुई। हरित क्रांति के दौरान स्वामीनाथन ने खेती के लिए उन्नत कृषि उपकरणों पर ध्यान केंद्रित किया। 1967 में MS स्वामीनाथन को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 1972 में पद्म भूषण और 1989 में पद्म विभूषण से नवाजा गया। कृषि नीतियों के मोर्चे पर उल्लेखनीय कार्य करने वाले स्वामीनाथन को कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। स्वामीनाथन को 1971 में सामुदायिक नेतृत्व के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1986 में उन्हें अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार मिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर MS स्वामीनाथन के निधन पर दुख व्यक्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा, विश्व प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन के निधन से गहरा दुख हुआ। एक दूरदर्शी व्यक्ति जिन्होंने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास किए। उन्हें सही मायने में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। उन्होंने कृषि विज्ञान में महत्वपूर्ण रूप से योगदान दिया, जिसके लिए उन्हें पद्म विभूषण से लेकर कई प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कारों तक कई पुरस्कार मिले। वो अपने पीछे भारतीय कृषि विज्ञान की एक समृद्ध विरासत छोड़ गए हैं। उपराष्ट्रपति ने दुख व्यक्त करते हुए कहा, हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन जी के निधन से गहरा दुख हुआ। कृषि में उनके अभूतपूर्व योगदान ने लाखों किसानों की समृद्धि के साथ साथ देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इस कठिन समय में उनके परिवार, दोस्तों और शुभचिंतकों के प्रति संवेदनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी के निधन से गहरा दुख हुआ। हमारे देश के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय में कृषि में उनके अभूतपूर्व काम ने लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया और हमारे देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। कृषि में उनके क्रांतिकारी योगदान के अलावा डॉक्टर स्वामीनाथन नव प्रवर्तन के पावर हाउस और कई लोगों के लिए एक प्रेरक गुरु थे। अनुसंधान और परामर्श के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने अनगिनत वैज्ञानिकों और नव प्रवर्तकों पर एक अमिट छाप छोड़ी है। उनका जीवन और कार्य आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने चेन्नई स्थित उनके आवास पर श्रद्धांजलि दी। Great son of this great country. I am an admirer of Swaminathan ji. Like me, millions of the people across the country, because he is really responsible for bringing many changes in the government policies. डॉक्टर MS स्वामीनाथन को अपनी खोज के लिए भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जाना जाता है। जिंदगी के अंतिम पड़ाव तक वे किसानों के कल्याण और गरीब लोगों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध थे। देश हमेशा कृषि में उनके योगदान के लिए डॉक्टर MS स्वामीनाथन को याद करता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
मुंबई में सबसे ज्यादा गणेश विसर्जन की धूम देखने को मिल रही है। कैसी है तैयारी, आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। विघ्न विनाशक, गणनायक, पार्वती सुत, शिवनंदन गणपति बप्पा 10 दिनों तक इहलोक के अतिथि बनने के बाद अपने गणधाम पधार गए। देश के तमाम हिस्सों में बप्पा का विसर्जन धूमधाम से हो रहा है। महाराष्ट्र के साथ ही देश के तमाम हिस्सों में भक्त गणपति विसर्जन कर रहे हैं। बात मुंबई की करें तो लाल बाग के राजा जब अपने रथ पर सवार होकर निकले तो भक्तों ने आस्था का समंदर बहा दिया। हजारों की तादाद में लोगों ने गणपति बप्पा को विदाई दी। शहर में विभिन्न स्थानों पर पंडालों से निकल लंबोदर की सवारी शान शौकत के साथ निकली। इसके अलावा भी तमाम गणेश मंडलों ने विसर्जन की शोभा यात्रा निकाली। आज हम गणपति विसर्जन करने आए थे। सफल पूर्वक अच्छा बप्पा का विसर्जन हो गया है। जय गणपति। पूजा की, प्रसाद चढ़ाया, सब भक्त लोग उनका आशीर्वाद लेने आए। हम चाहते हैं हर साल ऐसा आए, हर एक के घर में खुशियाँ लाए, विघ्न हरता है, दुख हरता है। मुंबई के विभिन्न इलाकों में गणपति विसर्जन समारोह के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पूरे शहर में हजारों पुलिसकर्मी तैनात किए गए। गणपति विसर्जन को देखते हुए मुंबई में विशेष व्यवस्था की गई। स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने सुचारू विसर्जन जुलूस के लिए विस्तृत व्यवस्था की। इस साल मुंबई में विसर्जन के लिए 191 कृत्रिम तालाब बनाए गए हैं। कुछ स्थानों पर गणेश मूर्ति संग्रह केंद्र और मोबाइल विसर्जन स्थल भी स्थापित किए गए हैं। पूरी मुंबई में लाखों गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। ये बाप्पा राजा है, गिरगांव का बहुत प्रतिष्ठित है और मीन्स हा रस्ता कोणाचा, बाप्पा राजाचा। बहुत अच्छे से कर रहे हैं, आप देख सकते हो कैसे कर रहे हैं। मुंबई के अलावा महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में भी गणपति विसर्जन का त्योहार पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। ढोल नगाड़ों, गाजो बाजों और शंख ध्वनि के साथ बप्पा को संगीत में विदाई दी गई। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ की धूम से महाराष्ट्र का हर शहर, गांव और मोहल्ला गूंज उठा। मुंबई में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आवास पर आज उन बच्चों ने उनसे मुलाकात की जो इरशालवाड़ी भूस्खलन में अनाथ हो गए हैं। इन बच्चों ने गणेश उत्सव के अवसर पर आरती भी की। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उनके परिवार ने मुंबई में अपने आवास पर भगवान गणेश की मूर्ति का विसर्जन किया। फिल्म अभिनेता जैकी श्रॉफ भी फडणवीस के आवास पर पहुंचे और पूजा अर्चना की। गणपति बप्पा मोरया। और दूसरा ये कि सीखने लायक है। उनको जब देखते हैं तो उनकी आंखें देखें, उनके सूंड को देखें, उनके कान को देखें, उनके पेट को देखें, सर को देखें। तो वो सारी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। सुनने का ताकत होना चाहिए, बोलना कम चाहिए, सूंड लगा देना चाहिए, फोकस करना चाहिए ज़िंदगी पर, हजम करने का पावर होना चाहिए, विजडम होना चाहिए। बप्पा की विदाई की ये बेला भक्तों के लिए बड़ी मुश्किल घड़ी होती है। पूरे धूमधाम से विसर्जन तो करते हैं, लेकिन मन में यही भाव होता है कि बप्पा अगले बरस तू जल्दी आना। मुंबई से शिशिर शेलार और योगेश शीतल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एशियाई खेलों में पदक जीतकर लौटे खिलाड़ियों का आज अभिनंदन किया। खेल मंत्री ने 30 खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इनमें राइफल शूटिंग, रोइंग के खिलाड़ी और महिला क्रिकेट टीम शामिल रही। गुरुवार को देश के लिए गर्व का क्षण रहा जब दिल्ली में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एशियाई खेलों के नायकों को सम्मानित किया। राष्ट्रीय राजधानी में एक भव्य कार्यक्रम में राइफल शूटिंग, रोइंग और महिला क्रिकेट टीमों के 30 एथलीट्स को सम्मानित किया गया। रोइंग और शूटिंग का कंटिंजेंट भी सबसे बड़ा है। सबसे ज़्यादा खिलाड़ी भी हमारे इस बार इन 2 इवेंट्स के लिए गए हैं और मुझे खुशी इस बात की, जहां एक बार सूखा पड़ा था पिछली बार टोक्यो ओलंपिक्स में, इस बार शूटिंग में सुधार हुआ, कुछ अच्छे
रिजल्ट्स देखने को मिले हैं और ये हमारे भविष्य के लिए जो ओलंपिक्स हम 2024 में पेरिस में खेलने जाएंगे उसके लिए भी सबका मनोबल और बढ़ता है इससे। गौरतलब है कि हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में महिला क्रिकेट टीम ने एशियाई खेलों में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक हासिल किया, जिससे पूरे देश में गर्व का माहौल है। इसके साथ ही भारत ने रोइंग में 2 रजत और 3 कांस्य पदक के साथ कुल 5 पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है। निशानेबाजी में भारत की राइफल, शॉटगन और पिस्टल टीमों ने कई पदक जीते हैं। We are so happy and so thankful that today we are here and winning the first gold medal was something which was a dream, and thank you so much for all your support and all the media and everyone back home who were praying and supporting that it was a first time we were participating and looking for to win the gold, and thank you so much for inviting us here, and definitely after getting the prize money, all the sports person we all are feeling really good. I had received a lot of support from National Rifle Association, SAI and TOPS, and they had given us all the great accommodation which were all needed for our great success in shooting in Asian Games, and all this was possible because of the support, and for this I'm really grateful, and I hope with this support we can even achieve much more. केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एथलीट्स को उनके अनुशासन में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए सरकार की अटूट प्रतिबद्धता का आश्वासन दिया। खेल मंत्री ने कहा कि सरकार हर स्तर पर खिलाड़ियों के खेल को बेहतर करने के लिए मदद कर रही है। मुझे लगता है जो एक प्रयास प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, जिसमें बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग सारा खर्च भारत सरकार देश विदेश का वहन करती है और एलीट एथलीट को 6 लाख रुपया जेब खर्च अलग से देती है। डेवलपमेंट एथलीट का भी बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग भारत सरकार वहन करती है और 3 लाख रुपया जेब खर्च देती है। खेलो इंडिया एथलीट जो है एक्रेडिटेड अकेडमीज में, उनके लिए भी 5 लाख रुपया उनकी ट्रेनिंग, बोर्डिंग, लॉजिंग पर और 1,20,000 रुपये उनको अलग से जेब खर्च देती है। ऐसे 3,000 खिलाड़ी खेलो इंडिया एथलीट्स एक्रेडिटेड अकेडमीज में ट्रेनिंग कर रहे हैं। एशियाई खेलों में इन एथलीट्स ने न केवल अपनी अलग पहचान बनाई है, बल्कि पूरे देश को प्रेरित भी किया है। सुधीर यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।